हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के। लगभग 45 क्वेश्चंस के हैं। ऊपर नीचे भी अगर इससे बात करेंगे तो लगभग 50 के आसपास ग्रॉस आपका जाएंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, टू मेजर इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन हु प्रिपेयर्ड फर्स्ट इंटेलिजेंस स्केल? हावर्ड गार्डनर, लुइस थर्स्टन, अल्फ्रेड बिनेट या चार्ल्स स्पीयरमैन। ठीक है, तो हावर्ड गार्डनर ये हैं जिन्होंने की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया है हावर्ड गार्डनर के द्वारा। लुइस थर्स्टन के बारे में बात करें तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी गई है, जिसमें 7 तरीके की बुद्धि के बारे में उन्होंने बताया। बेसिकली हावर्ड गार्डनर ने 8 और थर्स्टन ने 7 बताई हैं। बात करें चार्ल्स स्पीयरमैन की, तो स्पीयरमैन जो है उन्होंने कहीं कहीं दो कारक यानी कि 2 फैक्टर और कहीं कहीं 3 कारक यानी कि 3 फैक्टर्स बताए हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस के। तो अल्फ्रेड बिने हैं जिन्होंने क्या करा था, इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए फर्स्ट इंटेलिजेंस स्केल बनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। हिंदी में देख लीजिए, बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डेवलप्ड सोशियोमेट्री फॉर पर्सनैलिटी मेजरमेंट? ठीक है, व्यक्तित्व मापन के लिए समाजमिति का विकास किसने किया? मोरेनो, मोर्गन, वुडवर्थ और गोल्टन। ठीक है, तो याद रखेंगे डीएल मोरेनो जो हैं उन्होंने सोशियोमेट्री जो है इसका क्या करा था, निर्माण किया था, ठीक है। तो डीएल मोरेनो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात ही करें यहाँ पर को वुडवर्थ की, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में चूंकि वृद्धि और विकास सिलेबस में है, तो आनुवंशिकता और जो विकास होता है वो किस तरीके से आनुवंशिकता का तथा पर्यावरण का विकास में कैसे प्रभाव पड़ता है, ये बताया था वुडवर्थ ने एक फॉर्मूला दिया था यहाँ पे, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट बराबर बच्चे की क्या होती है, ओवरऑल पर्सनैलिटी या किस तरीके का उसका वो व्यक्तित्व रहेगा, ठीक है। तो और गाल्टन के बारे में भी आपने सुना ही होगा, क्या किया था कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। व्हाट इज कॉल्ड यूजिंग द अनकॉन्शियस माइंड टू रिड्यूस स्ट्रेस? डिफेंसिव मैकेनिज्म, अटेनिंग अटेंशन, डायरेक्ट बैरियर प्रिवेंशन या गोल एनालिसिस। तो आप लोगों ने पढ़े होंगे फ्राइड ने जो अपने, एक तो फ्राइड ने साइको एनालिटिक थ्योरी दी है, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी दी गई उनके द्वारा। एक साइको सेक्सुअल थ्योरी दी गई, मनोलैंगिक थ्योरी दी गई। और साथ ही साथ कुछ बात की थी इन्होंने, डिफेंस मैकेनिज्म इन्होंने कुछ दी थी, ठीक है। रक्षात्मक युक्तियाँ भी दी गई फ्राइड के द्वारा। तो तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। रक्षात्मक युक्तियाँ, अवधान प्राप्ति, प्रत्यक्ष बाधा निवारण या फिर लक्ष्यों का विश्लेषण। ठीक है, तो इनमें से क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसे डिफेंसिव मैकेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके अगर आप क्या करते हैं, अगर आपको स्ट्रेस हो गया है, अगर आपको तनाव कम करना है और आप उस समय अचेतन मन का प्रयोग करने लग जाए, तो ये रक्षात्मक युक्तियाँ होती हैं अलग अलग तरीके की, ठीक है, जो उसके अंदर आती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द बैकवर्ड चाइल्ड बुक इज रिटन बाय सिरिल बर्ट, क्रो एंड क्रो, स्नोनेल और स्टोन्स। द बैकवर्ड चाइल्ड नामक पुस्तक जो है इसके लेखक इनमें से कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक है सिरिल बर्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बैकवर्ड चाइल्ड हमारे सिलेबस में डाला गया है। देखिए बैकवर्ड चाइल्ड बहुत सारे तरीके का हो सकता है। एजुकेशनली बैकवर्ड हो सकता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो सकता है, कल्चरली लिंग्विस्टिकली बैकवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पेपर में अराइव हो सकता है कि कितने तरीके से हो सकता है, और साथ में उपरोक्त सभी आपको दे देता है वो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आर्मी अल्फा टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए आपने पर्सनैलिटी पढ़ी, व्यक्तित्व पढ़ा, इंटेलिजेंस पढ़ी, बुद्धि पढ़ी। बुद्धि के अंदर आपने बहुत सारे तरीके के टेस्ट पढ़े। बुद्धि के अंदर हमने व्यक्तिगत टेस्ट भी पढ़े जो कि इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, कुछ ग्रुप टेस्ट होते हैं जो कि समूह के रूप में परीक्षण होते हैं, ठीक है। तो आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, कुछ इस तरीके के टेस्ट हैं जो ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो ग्रुप टेस्ट होते हैं। अब पूछा है हमसे कि कैसा ग्रुप टेस्ट है, वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट या नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट के अंदर ये हमारे आते हैं। वर्बल का मतलब आप लोग समझते हैं, जिसमें बोलचाल होगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और साथ ही साथ ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट जो कि समूह में होता है, ठीक है। तो आर्मी अल्फा टेस्ट कैसा टेस्ट है, आप कह सकते हैं आपका ये हो जाएगा शाब्दिक व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण क्योंकि ये व्यक्तित्व नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि व्यक्तित्व का मतलब होता है इंडिविजुअल, ये ग्रुप टेस्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट। हिंदी में कहें तो शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इंडिविजुअल के लिए होता है व्यक्तित्व, तो इसके लिए प्रयोग नहीं होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और ये आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ, आर्मी अल्फा वाला भी एलटी में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच वन इज एप्लीकेबल ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT। इनमें से किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होगी? इट स्ट्रेसेस ऑन द यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स, इट फॉलोज द मैक्सिम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, इट इज़ ओल्ड अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज, और इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि डेवलप दी क्रिएटिव स्किल्स इन स्टूडेंट के लिए। ठीक है, लैंग्वेज जो होती है वो कहीं ना कहीं इसके लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये लर्निंग थ्योरीज के अंदर कहीं किसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और ये प्रश्न आपका पर्सनैलिटी से है, व्यक्तित्व से है, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटी बताई गई थी, चाहे वो टाइप थ्योरीज होती हैं, ट्रेट थ्योरीज होती हैं। ठीक है, कुछ शारीरिक प्रकार से दी गई थ्योरीज हैं, कुछ गुणों के अकॉर्डिंग बांटी गई थ्योरी है। तो ये जो थ्योरी है इसमें 4 चीज़ें बताई गई थी, पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक, एस्थेनिक और साथ ही साथ डिस्प्लास्टिक। ठीक है, 4 तरीके के लोग बताए गए हैं। तो पूछा है बताइए इनमें से कौन से लोग किस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई, सेल्डन, स्पेंगर या फिर तीसरा आपका है क्रैशमर। ठीक है, तो 4 तरीके के लोगों के बारे में ये बात करते हैं। ये कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो नाटे मोटे होते हैं और क्या होते हैं, व्यक्तित्व में, व्यवहार में बड़े घुलनशील होते हैं, लोगों से बातचीत करने में खुश मिजाज होते हैं, खाने वाने के बड़े शौकीन होते हैं। ठीक है, दूसरा बताया था इन्होंने, एक होते हैं एस्थेटिक टाइप के लोग, जो कि क्या होते हैं ना, दुबले, लंबे और बहुत सेंसिटिव होते हैं और पतले से होते हैं। ठीक है, और थोड़ा फ्रस्ट्रेट टाइप के रहते हैं, इस तरीके का उनका व्यवहार। एक बताया था एथलेटिक, ऐसे लोग क्या होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनका बॉडी टेक्सचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होते हैं ये, और मस्कुलर बॉडी इनकी होती है जनरली। और लास्ट था डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक का मतलब होता है मिक्स्ड टाइप, मतलब ये जितने भी तरीके की आपने चीज़ें पढ़ी हैं सभी के जैसा मिक्स होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा। देखिए पिकनिक टाइप के लोग जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, स्टॉकी, ब्रॉड चेस्टेड, पॉपुलर। ठीक है, एस्थेटिक लोग जो होंगे वो वीक होंगे, टॉल होंगे, सेंसिटिव होंगे, थिन होंगे। एथलेटिक स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर होंगे, और डिस्प्लास्टिक जो होंगे मिक्स टाइप के होंगे। ठीक है, हिंदी में भी आप इसे देख लीजिए। पिकनिक जो होंगे छोटा कद होगा, चौड़ी छाती होगी, लोकप्रिय लोग होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एस्थेटिक जो आपके होंगे वो कमज़ोर होंगे, लंबा, संवेदनशील एवं पतला शरीर। ठीक है, एथलेटिक जो होंगे मजबूत गठीला शरीर, और डिस्प्लास्टिक जो होंगे आपके मिश्रित प्रकार होंगे, इनमें से किसी के भी हो सकते हैं। कई किताबों में ऐसा भी दिया गया है बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं ये लोग, या इनमें सबके मिक्स गुण पाए जाते हैं। ठीक है, या तो अलग अलग तरीके के लोग काइंड ऑफ जो कि मिक्स्ड पर्सनैलिटी से आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एज इट इज सबके सब मिले हुए थे तो 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, हु इज क्रेडिटेड फॉर पॉपुलराइजिंग द केस ऑफ डिस्कवरी अप्रोच इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ स्कूल करिकुलम सब्जेक्ट्स। क्योंकि आपके सिलेबस में विद्यालय पाठ्यक्रम है तो वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। ठीक है, विद्यालय पाठ्यक्रम से। तो इस एक प्रश्न में 2 प्रश्न छुपे हुए हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है। ठीक है, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग जो है उसकी खोज किसने की थी। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, और एक दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि करिकुलम सब्जेक्ट में यहाँ पर को डिस्कवरी अप्रोच जो है बहुत फेमस है, ये किसके द्वारा दी गई। ठीक है, तो याद रखिएगा जीरोम ब्रूनर जो है इनके द्वारा डिस्कवरी लर्निंग दी गई, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ ये आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इन्होंने ह्यूरिस्टिक मेथड दी थी। ठीक है, थॉर्नडाइक जो है, थॉर्नडाइक के आप लोगों को पता है, थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था बिल्ली पे किया था। साथ ही साथ इनके 3 मुख्य नियम और 5 क्या हैं, गौण नियम या 3 प्राइमरी लॉज हैं और 5 सेकेंडरी लॉज इनके हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे हम। साथ ही साथ लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, इनके 3 शुरुआत के नियम हैं। जबकि 5 नियमों के बारे में बात करें तो लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है, लॉ ऑफ आप कह सकते हैं मल्टीपल रिस्पॉन्स, ठीक है, लॉ ऑफ एनालॉगी, ये इनके क्या हैं, कुछ आगे के जो नियम हैं वो नियम है। ठीक है, और 5वां आपका लॉ ऑफ आप कह सकते हैं इंटेंसिटी, या कहीं कहीं स्टिमुलस भी से कहते हैं, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, तो इनके बारे में थॉर्नडाइक ने कहा था। और बात करते हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे चूँकि सिलेबस में है, जीन पियाजे ने 4 तरीके की स्टेजेस के बारे में बात करा है। ठीक है, सेंसरी आप बात करिए सबसे पहली, दूसरी है आपकी प्री ऑपरेशनल इंट्यूटिव भी आप इसे कहते हैं। ठीक है, तीसरी आपकी कंक्रीट, चौथी फॉर्मल।
तो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आई होप ये प्रश्न आपको आ गया होगा, जीरोम ब्रूनर के द्वारा डिस्कवरी लर्निंग दी गई। अगला प्रश्न है, What type of test is helpful to identify the weak areas of pupils learning? मतलब ऐसे कौन से आप कह सकते हैं परीक्षण हैं जो विद्यार्थियों के अधिगम के जो कमजोर क्षेत्र हैं उनको पहचानने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। निदानात्मक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट, संकलनात्मक या आप समेटिव टेस्ट भी कह सकते हैं, योगात्मक परीक्षण भी इसे कहा जाता है, या फॉर्मेटिव टेस्ट या निर्माणात्मक परीक्षण। ठीक है, तो ये जो देखिए, अगर आपको पता लगाना है कि बच्चों के कमजोर क्षेत्र कौन से हैं तो इसके लिए किया जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण इसके लिए किया जाता है सो दैट पता लगाया जा सके कि बच्चों के वीक एरियाज या ऐसे एरियाज कौन से हैं जिसमें उन्हें परेशानी हो रही है। इसके बाद रेमेडियल टीचिंग के द्वारा उनकी परेशानी को क्या किया जाता है, सुधारा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, ड्रेकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी, मानसिक विकार या मंदबुद्धि विद्यार्थी, औसत विद्यार्थी, या फिर इसके बाद है सृजनशील विद्यार्थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए ड्रेकोली जो मेथड है वो कौन से तरीके के स्टूडेंट्स के लिए यूज में लाई जाती है। आप कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड वाला, जिसे कहते हैं मेंटली रिटार्डेड बच्चे, या जो ना आप कह सकते हैं कि मेंटली जिन बच्चों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है उनके लिए प्रयोग में लाई जाती है ड्रेकोली मेथड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका आप लोगों ने देखा होगा, आपकी इंटर्नशिप वाला भी एक पोर्शन डाला हुआ है। जब आप लोग टीचिंग कराते हैं, इंटर्नशिप होती है, तो उससे क्वेश्चन है कि चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे बोर्ड को कहते क्या हैं? नोटिस बोर्ड, श्यामपट, हरित पट, या फिर फ्लालेन बोर्ड। ठीक है, तो इसको फ्लैनल बोर्ड आप कह सकते हैं इंग्लिश में कहें तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ऐसा बोर्ड जिसमें कि आप क्या करते हैं, चित्र वगैरह चिपका देते हैं और कक्षा कक्षा में अगर ज़रूरत होती है तो उसको दिखाया भी जाता है क्लास में, एज अ डेमोन्स्ट्रेशन आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम है फ्लैनल बोर्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विच पेपर इज पेस्टेड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ फ्लैनल बोर्ड? कौन सा पेपर जो होता है रिवर्स साइड पे फ्लैनल बोर्ड के लगाया जाता है? ठीक है, इस ऑप्शन है ब्लोटिंग पेपर, सैंड पेपर, आर्चिवल पेपर, या लाइनिंग पेपर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए इनमें से कौन सा कागज फ्लैनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? सोख्ता कागज, रेगमाल कागज, अभिलेखी कागज, या अस्तर कागज। तो ब्लोटिंग पेपर जो होता है ना आपका, वो पेस्ट किया जाता है रिवर्स साइड में फ्लैनल बोर्ड के। सोख्ता कागज भी आप इसे कह सकते हैं, सो दैट अगर कुछ गलती से गड़बड़ी भी हो जाती है, कुछ पानी वगैरह कुछ भी पड़ जाता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो एड? ये टीचिंग लर्निंग मटीरियल से क्वेश्चन है। ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, या एपीडियास्कोप। तो निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? ध्यान दीजिएगा, श्रव्य, श्रव्य दृश्य और दृश्य, 3 प्रकार की सामग्री आपके पास हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है, यानी कि सुनने वाली सामग्री नहीं है? ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, या फिर एपीडियास्कोप। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है। अब इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा एपीडियास्कोप। ठीक है, बाकी सभी सुनने के काम आती हैं, एपीडियास्कोप नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्राइटेरियन टेस्ट? अप्रोप्रिएटनेस, ब्रीविटी, इफेक्टिवनेस, प्रैक्टिकेबिलिटी। निम्न में से कौन सा जो है आप कह सकते हैं क्राइटेरिया टेस्ट की गुण नहीं है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया इस प्रश्न पे। तो देखिए, अप्रोप्रिएटिवनेस का मतलब आप लोग समझते हैं कि यहाँ पे उपयुक्त होने लायक है या नहीं है। ब्रीविटी का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी कि समराइजिंग काइंड ऑफ आप इसे कह सकते हैं, ब्रीफ में कह सकते हैं आप इसे। इफेक्टिवनेस का मतलब प्रभावी, और प्रैक्टिकेबिलिटी मतलब जो आप इसे यूज़ कर सकें, ऑब्वियसली बात है। तो देखिए, बाकी की तो सब ठीक है, लेकिन ये ब्रीविटी जो वर्ड है यहाँ पे संक्षिप्तता के रूप में इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं किया जाता है क्राइटेरिया टेस्ट को। अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रैक्टिकेबिलिटी भी उसकी होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट? आपने भाटिया का बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट सुना होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास परीक्षण, वस्तु समनुक्रम परीक्षण, या चित्र निर्माण परीक्षण। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है? पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, अलेक्जेंडर्स पास अलोंग टेस्ट, ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट, या पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। ठीक है, ये हमसे प्रश्न में पूछा हुआ है।
तो ध्यान दीजिएगा, ये जो भाटियास बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, इसके अंदर एक तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से टेस्ट आते हैं। देखिए इसके अंदर पैटर्न ड्राइंग टेस्ट आता है, ठीक है। जो भाटिया बैटरी टेस्ट है इसके अंदर ना 5 सब टेस्ट हैं इसके। एक तो पैटर्न ड्राइंग टेस्ट है सबसे पहला, ठीक है। एक है आपका कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, एक है आपका पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। एक है आपका अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, ये भी सही है। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट नहीं होता है, तो जो नहीं है वही हमारा आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा, 4 तो ये हो गए, 5वां मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एक और है कोर्स का ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, चूंकि आपसे पूछा था कौन सा इसका पार्ट नहीं है। इसका पार्ट नहीं है ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट, ठीक है। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, साथ में कोर्स का ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, ये सभी इसके अंदर आता है, ठीक है। याद रखिएगा। और एक और बता देती हूँ, पाँचवा है इमीडिएट मेमोरी टेस्ट फॉर डिजिट्स, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी में देख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हिंदी में हो जाएगा वस्तु समनुक्रम परीक्षण। बाकी सभी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर? कोहलर चिंपैंजी, स्किनर रैट, पेवलव पिजन, या फिर आपके पास है थॉर्नडाइक कैट, ठीक है। तो देखिए थॉर्नडाइक ने कैट पे करा था, बिल्कुल सही बात है। स्किनर ने रैट पे किया था, स्किनर ने क्या चूहे पे किया था क्या? और यहाँ पे है पेवलव ने पिजन पे किया था, और है कोहलर ने चिंपैंजी पे किया था। तो कोहलर ने भी चिंपैंजी पे किया था, ये भी सही है। स्किनर ने चूहे पे किया था क्या? स्किनर ने चूहे पे भी किया था, और साथ ही साथ स्किनर ने पिजन पे भी किया था। देखिए पेवलव ने जो है डॉग पे किया था, ठीक है। तो ये गलत है, तो ये गलत ही हमारा क्या है, सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। कोहलर का आपको याद होगा, चिंपैंजी के बारे में बात करता है। गेस्टल्ड लॉज अलग हो गए, ये तो हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है अभी। इस कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके क्वेश्चन बन सकता है। स्किनर जो है इन्होंने चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में इनके वाले प्रयोग को कहा जाता है। बात की जाए अगर पेवलव की, पेवलव जो है इन्होंने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया था, न्यूट्रल स्टिमुलस दिया था, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, फिर भी इनको रिस्पॉन्स मिला था। इस तरीके की इनकी थ्योरी है। और थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उसे संबंधवाद भी कहते हैं, कनेक्शनिज्म भी कहते हैं। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था बिल्ली पे, ठीक है। और इनकी थ्योरी को स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, जबकि इनकी थ्योरी को आरएस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और ये जो पेवलव वाली जो थ्योरी है, इसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, ठीक है। और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है स्किनर के सिद्धांत को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पावलव का कबूतर। चूंकि कबूतर पे प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, स्किनर के द्वारा किया गया था। चूहे तथा कबूतर दोनों पे प्रयोग स्किनर ने किया था, और पेवलव ने किया था कुत्ते पे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। A teacher observes that Rani have difficulty in writing correct spellings, mixes uppercase and lowercase letters, and have trouble to form letters. What type of disability does she have? Dyscalculia, dysgraphia, dystopia या फिर dysphasia? एक शिक्षक है, उन्होंने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती, वो अक्षर बनाने में भी उसे क्या आती है, परेशानी आती है। उसे कौन सी डिसेबिलिटी है, ठीक है। डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्टोपिया या डिस्फेजिया। तो आई होप आप लोगों को पता है, लिखने संबंधी हम उसको परेशानी है तो उसे डिस्ग्राफिया है, ठीक है। क्योंकि वो वर्तनी में भेद नहीं कर पा रही है, बड़े छोटे अक्षरों में भेद उसको करना नहीं आ पा रहा है, तो डिस्ग्राफिया उसको यहाँ पर को हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें डिसलेक्सिया नहीं है, इसमें डिसलेक्सिया होता तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बन जाता। क्यों? क्योंकि बी को डी लिखता है, एम को डब्ल्यू लिखता है, और जो समझ नहीं पाता वो लिखेगा भी गलत, तो कहीं ना कहीं डिसलेक्सिया तक भी चीज़ जा सकती थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, द कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन आर ओनली हेरिडिटी, ओनली एनवायरमेंट, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट। ये क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर बन सकता है कि बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नता के कारण है, ये विकास के अंदर, ठीक है। केवल वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, ये तो हमको पता ही है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हु डिफाइंड पर्सनैलिटी is that which permits a prediction of what a person will do in a given situation? Eysenck, Kettle, Allport या फिर वॉटसन। ये जो डेफिनेशन है किसके द्वारा दी गई है कि व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है। किसने व्याख्यात किया है? आइजेंक, केटल, ऑलपोर्ट या फिर वॉटसन, ठीक है। तो ये जो है, ये जो लाइन है, ये लाइन दी गई थी केटल के द्वारा, ठीक है। लगभग 1950 के आसपास ये लाइन दी गई है कि पर्सनैलिटी क्या है,
जो कि जिससे कि प्रेडिक्शन की जा सकती है कि एक इंसान किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या काम करेगा। ठीक है, रेमंड केटल इसका राइट आंसर है, जिन्होंने 16 PF थ्योरी भी दी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। फुल फॉर्म ऑफ IEP, ये है समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन। IEP का फुल फॉर्म है इंडिविजुअल इवेल्युएशन प्लान, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोसीजर, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम या इंडिविजुअल इवेल्युएशन प्रोग्राम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन एकदम समझ में आए हों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड पजेसिंग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने जो 8 प्रकार की बुद्धियाँ दी थी, कहीं कहीं आपको 9 भी मिल जाएंगी, कन्फ्यूज मत होइएगा, सारी पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा एकदम। शारीरिक गतिक वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? पर्यटक, कवि, राजनीतिक नेता या नर्तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर उसका बॉडीली काइनेस्थेटिक ढंग से वो सही है तो घूमने से तो इसका कोई मतलब नहीं है, पोएट से भी मतलब नहीं है। पॉलिटिकल लीडर जो है, पॉलिटिकल लीडर तो ऐसा, पॉलिटिकल लीडर के साथ तो ये है कि उसमें बोलने की खूबियाँ होनी चाहिए और साथ ही साथ उनका आप कह सकते हैं लीडरशिप क्वालिटी उनमें अच्छी होनी चाहिए। तो डांसर ये कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि बॉडीली मूवमेंट डांस में होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? अतिक्रिया प्रवृत्ति, सांविंगिक अस्थिरता, अवधान में कमी या ये सभी। विच आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन? हाइपर एक्टिविटी होती है इनमें, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, लैक ऑफ अटेंशन, ऑल ऑफ दीज। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव। अति सक्रिय होता है ये बच्चा, ध्यान कम केंद्रित कर पाता है और सक्रिय अधिक होता है। तो हाइपर एक्टिविटी इसके अंतर्गत आती है, बिल्कुल आती है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है, बिल्कुल आती है। इसके अंतर्गत आप हर तरीके के बच्चे को डालते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे को डालते हैं, आप क्रिएटिव बच्चे को भी डालते हैं। ये मैं बता रही हूँ अभी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत। ठीक है, अगर आप डिसेबल्ड बच्चे के बारे में बात करें तो हर तरीके का बच्चा, जैसे किसी ने कुछ परेशानी हो, इमोशनली भी हो सकती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ऑटिज्म डिसऑर्डर जो होता है, वो बच्चा अकेले रहना पसंद करता है, ज़्यादा समाज में घुलना मिलना पसंद नहीं करता, इमोशनली कुछ ना कुछ उसे प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ अटेंशन, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दीज हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सांवेगिक अस्थिरता, अति क्रिया प्रवृत्ति और अवधान में कमी, ये सभी गुण उसमें पाए जाते हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। इन द एक्सपेरिमेंट डन बाय पेवलव, व्हाट डज CS इंडिकेट्स? जो कंडीशनड स्टिमुलस दिया गया, पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया गया था, उसमें C और S क्या है? भोजन है, लार है, घंटी की ध्वनि है या भूख है? ठीक है, तो साउंड ऑफ द बेल जो है वो कहीं ना कहीं कंडीशनली आपने क्या करी गई है, उसमें कंडीशन आपने एक जोड़ दिया है कि जैसे ही वो खाना लिवर दबाता था, खाना आता था, तो उसकी लार निकलती थी, राइट। अब क्या है, आपने बेल बजाई तो उसको धीरे धीरे क्या करा, कंडीशनिंग करनी शुरू कर दी कि बेल बजाने से भी क्या, बेल बजाते हैं तो खाना आता है उसके बाद, इस तरीके से। तो कंडीशनड स्टिमुलस ये है, साउंड ऑफ बेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। What type of conditioning is most effective for learning? किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी हैं? डिलेड, साइमल्टेनियस, ट्रेस या बैकवर्ड? विलंबित, सहकालिक, अवशेष या पश्चगामी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिलेड, विलंबित। ठीक है, अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी जो होते हैं वो होते हैं डिलेड टाइप के, आप कह सकते हैं कंडीशनिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में शिक्षक किस सूची का विषय है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिड्यूरी लिस्ट? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या विशिष्ट सूची? ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इसमें क्या कर दिया गया था, समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन को डाल दिया गया था। इससे पहले ऐसा नहीं था, स्टेट के पास भी अथॉरिटी थी। ठीक है, ही अथॉरिटी, सॉरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंट टेस्ट? ठीक है, तो किसके अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है? बिने, बोरिंग, बकिंघम या बर्ट? ठीक है, यह है आज का होमवर्क क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन क्योंकि अक्सर किस में देखे जाते हैं, पेपर में देखे जाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पिन कर दूंगी जिसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अकॉर्डिंग टू मैस्लो फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स कम? मैस्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है, कौन सी वाली? मैंने आपको कल भी बताया था
कि सबसे पहले क्या आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, फिजिकल नीड्स भी आप इन्हें कह सकते हैं, दैहिक जो नीड्स होती हैं सबसे पहले आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट रिलेटेड विद द मोटिवेशन साइकिल? नीड, ड्राइव, इमोशन या इंसेंटिव? आवश्यकता, अंतर्नोद, संवेग या फिर प्रोत्साहन। ठीक है, तो आप लोगों को पता है ये होगा, ये नीड, ड्राइव और इंसेंटिव तो तीनों होते हैं, लेकिन इमोशन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो संवेग नहीं होता, बाकी सारे होते हैं, तो संवेग हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। What should be the minimum working days and teaching hours for the class 1 to 5 in any academic year according to RTE Act 2009? RTE अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस होने चाहिए और 800 घंटे। यही अगर बात करें 8 से मतलब आप ऊपर की क्लासेस के बारे में बात करोगे, 5 से ऊपर की क्लास के बारे में बात करोगे, 6 से 8 कह सकते हैं, तो उनके लिए ये चेंज हो जाता है और हो जाता है 220 और 1000 घंटे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? रिग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल्स, रिप्रेशन या फिर प्रोजेक्शन? ठीक है, प्रतिगमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, दमन या फिर प्रक्षेपण। ठीक है, तो बाकी के तो सारे पहलू डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर कहीं ना कहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल्स जो है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन जो है, वो डायरेक्ट मेथड है एडजस्टमेंट का, समायोजन का। ठीक है, प्रत्यक्ष तरीका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हु गेव मेंटल एज कॉन्सेप्ट? मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? बिनेट ने, थॉर्नडाइक ने, कैटल ने या फिर स्टर्न ने? ठीक है, तो ये जो था ये आपका दिया गया है किसके द्वारा? बिनेट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे बिनेट के बदले अलग होता एक पर्टिकुलर नेम, तो वो यहाँ पे आंसर माना जाता है। वो क्या होता, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो मैं उसको पिन करूँगी। ऑपरेंट कंडीशनिंग मेनली एम्फेसाइजेस ऑन द रोल ऑफ द लर्निंग मटीरियल, द टीचर, द एनवायरनमेंट, द रीइंफोर्समेंट। क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? अधिगम सामग्री, शिक्षक, वातावरण, पुनर्बलन। ठीक है, देखिए अधिगम सामग्री पे तो ऐसा कोई लर्निंग मटेरियल के बारे में प्रॉपर्ली इसमें बात नहीं की गई है, ना ही टीचर के बारे में बात की गई है, ना ही क्योंकि ना ही वातावरण के बारे में बात की गई है। रीइंफोर्समेंट के बारे में क्या करता है, बात करता है कि किस तरीके से आप रीइंफोर्स करके बच्चे से कार्य मतलब बच्चे की कार्य क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं कहीं ना कहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। A child's development affected by only heredity, only environment, only culture, both heredity and environment। तो बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से ही क्या होता है, एकदम प्रभावित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। बर्ट और वन्नन ने कौन सी थ्योरी दी? स्पीयरमैन ने कौन सी थ्योरी दी? गार्डनर ने और स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, तो अगर आपको 1-2 चीज़ें ही पता है तो आप मिला लेंगे चीज़ों को। जैसे कि देखिए स्टर्नबर्ग के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी, ट्रायर्किक थ्योरी दी गई थी स्टर्नबर्ग के द्वारा। ठीक है, स्पीयरमैन ने 2 कारक, मैंने आपको बताया था 2 कारक थ्योरी यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी भी दी थी, 3 फैक्टर थ्योरी भी दी थी। जो 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था एक जनरल फैक्टर्स होते हैं और एक स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, यानी कि सामान्य तथा विशिष्ट। ठीक है, और गार्डनर के बारे में बात करें तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। तो बर्ट और वर्नन ने कौन सी थ्योरी दी है? हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्या हो जाएगा इसका आंसर? गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, स्टर्नबर्ग ने ट्रायर्किक थ्योरी दी, स्पीयरमैन के बारे में बात करें सामान्य तथा विशेष कारक के बारे में बताया, बर्ट और वन्नन ने बुद्धि का पदानुक्रमिक यानी कि हायरार्किकल थ्योरी दी है। ठीक है, तो अब इसका राइट आंसर देख लीजिए आप, कौन सा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा? जिसमें बी का फर्स्ट हो, एक ही है जिसमें बी का फर्स्ट हो, ए का सेकेंड, ये सब। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, मेमोराइजिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? ठीक है, तो धारा प्रवाहिता भी होती है सृजनात्मकता में, लचीलापन भी होता है, मौलिकता भी होती है। देखिए खुद सोचिए, फ्लुएंसी होगी क्योंकि वो नया नया इंसान ने बनाया है, नया नया कुछ उसने सोचा है। मौलिकता होगी क्योंकि ओरिजिनलिटी है कहीं ना कहीं, लचीलापन उसमें पाया जाएगा। देखिए स्मृतिकरण जो होता है, अगर आपको मेमोराइजिंग की जरूरत पड़ेगी तो फिर वो क्रिएटिविटी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इन विच प्राइमरी लॉज ऑफ थॉर्नडाइक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायल एंड एरर इज डेमोन्स्ट्रेटेड? देखिए थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे अपने, तो उनके प्राथमिक नियम में से सीखने की
प्रयास एवं त्रुटि की व्याख्या किसमें की गई है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर संतोष का नियम। देखिए, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट या फिर लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो देखिए, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन जैसा तो कोई लॉ ही नहीं दिया गया है उनके द्वारा, ठीक है, ये तो वैसी बात गलत होगी। तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है उसके अंतर्गत ये बात की जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। फॉर्मूला ऑफ एजुकेशनल क्वेश्चन, सॉरी, देखिए आप लोगों ने इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पढ़ा है, वैसे ही एजुकेशनल क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, मेंटल एज अपॉन एजुकेशनल एज इंटू 100, क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100 या फिर एजुकेशनल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। तो ये होता है आपका आप कह सकते हैं इसे EA अपॉन CA इंटू 100। देखिए, जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा था मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, वैसे ही एजुकेशनल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? क्या हो जाएगा? शैक्षिक आयु अपॉन दैहिक आयु इंटू 100, ठीक है। अगला प्रश्न, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट आर यूज टू जज द स्टूडेंट्स लैंग्वेज एक्सप्रेशन एबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी? विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, निबंधनात्मक परीक्षण, लघुत्तरात्मक परीक्षण या मौखिक परीक्षण? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ऐसे टाइप टेस्ट, शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट या फिर ओरल टेस्ट? तो इसमें एक ऑप्शन और कर लीजिए आप, सब्जेक्टिव टेस्ट भी इसमें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सब्जेक्टिव टेस्ट, तो सब्जेक्टिव टेस्ट जो आपका होता है वो मापता है आपकी स्टूडेंट की लैंग्वेज एक्सप्रेशन एबिलिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव टेस्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इन डे टू डे लाइफ डिफरेंट पीपल ऑब्जर्विंग द सेम इवेंट बट रिपोर्टेड डिफरेंटली बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वर्ल्ड व्यू, विच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इज दिस? ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्टिविज्म से लेके क्वेश्चन है जो कि जिसके बारे में बात करते हैं जनरली पियाजे। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, रेडियल कंस्ट्रक्टिविज्म, कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये प्रश्न है, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। ये किस प्रकार के रचनावाद हैं? तो देखिए, ये मौलिक रचनावाद हैं, ठीक है, रेडियल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। After diagnostic testing, it was found that Meenal is facing learning difficulties due to the lack of interest and non-availability of direct experiences. In this case, which form of remedial teaching should be adopted? Class teaching, individual tutorial teaching, informal teaching या auto instructional teaching? तो निदानात्मक परीक्षण के पश्चात ये पाया गया कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने का कारण क्या था? कि उसमें रुचि नहीं थी उस चीज़ से रिलेटेड, उसको अभाव था रुचि का तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण को किस रूप का से अपनाया जाना चाहिए? कक्षा शिक्षण, व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण या स्व अनुदेशनात्मक शिक्षण? ठीक है, तो उसे क्लास टीचिंग दी जानी चाहिए। देखिए, ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं आया है उसमें अभी तक। इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग दी जानी चाहिए, इनफॉर्मल टीचिंग दी जानी चाहिए या ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग दी जानी चाहिए। तो चूंकि उनके इंटरेस्ट में कमी है तो उनके इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग यहाँ पे दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी उसमें दिए हुए टॉपिक दिए गए थे कि शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए एक टीचर के लिए, गुण अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उस संदर्भ में भी इस तरह के क्वेश्चन कहीं कहीं आ जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है, बिल्कुल सही। भाग 17 जो है ये कॉर्पोरल पनिशमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। 17 पे खतरा, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट, ठीक है, यानी कि आप दंड नहीं दे सकते बच्चे को। इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, यानी कि धारा 21 जो है उसमें एसएमसी के बारे में लिखा गया। भाई ये बात भी कहीं ना कहीं ठीक ही है। अगला है इसका भाग 28 जो है शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है। और लास्ट है इसका भाग 14 जो है प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है।
तो देखिए धारा 21 जो है एसएमसी के बारे में बात करती है, बिल्कुल सही बात है। धारा 17 कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में बात करता है, और जो इसका भाग 28 है वो ये बात करता है कि शिक्षकों को निजी ट्यूशन देना मना है। तो इसका भाग 14 जो है प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, ये गलत है। ठीक है, इसका भाग 14 जो है ये बात करता है आपके क्या कि प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के लिए या बालक की निर्धारण जन्म आयु और पंजीकरण ये सब, ठीक है, उसके आधार पे बात करता है काम किया जाए करके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक का अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 30 गुना तक का अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक एवं दंड एवं साल का कारावास, या फिर लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 20 गुना तक का दंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कि लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के कितने गुना तक का दंड? तो इसका राइट आंसर है कि अगर जो व्यक्ति से लिया गया प्रति व्यक्ति शुल्क है उसका 10 गुना तक का अर्थदंड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू आरटीई एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन टू अ पर्टिकुलर क्लास हैज़ बीन प्रपोज्ड टू बी एन ऑन द बेसिस ऑफ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित होना चाहिए? बच्चे की उम्र के आधार पे, क्षमता यानी कि एबिलिटी के आधार पे, माता पिता की शिक्षा यानी कि एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स, या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, ये आप लोगों को पता भी होगा आई होप, बच्चे की क्षमता, माता पिता की शिक्षा, या इससे हमें कुछ मतलब नहीं है। बच्चे की उम्र जो है, उम्र के अनुसार ही क्या दिया जाता है बच्चे को, बच्चों का क्या किया जाता है, नामांकन किया जाता है। ठीक है, अगर क्षमता के अनुसार पे देने लगे तब तो किसी को भी कोई भी क्लास में मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। एज ऑफ द चाइल्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पता भी होगा आप लोगों को, अगर किसी बच्चे की स्कूल की शिक्षा छूट गई है तो उसको ब्रिज कोर्स के माध्यम से भी पूरा कराइए, ये तक प्रावधान इसके अंतर्गत दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आईसीटी से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आईसीटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? इजी एक्सेस टू टीचिंग, इजी एक्सेस टू वर्कलोड्स, इजी एक्सेस टू स्कूल्स, या इजी एक्सेस टू लर्निंग। शिक्षण तक सरल पहुंच, कार्यभार तक सरल पहुंच, स्कूलों तक सरल पहुंच, या शिक्षा तक सरल पहुंच। तो ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का महत्वपूर्ण योगदान आपसे इसमें पूछा हुआ है। तो देखिए आईसीटी के प्रयोग के बाद आप लोग समझ पा रहे हैं शिक्षा में क्या मतलब सबसे ज़्यादा सरल पहुंच किस तक हो चुकी है? टीचिंग तक, खाली टीचिंग तक, वर्कलोड तक, स्कूल तक, या फिर लर्निंग तक। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अधिगम, जो लर्निंग आपकी हो रही है। तो आप कह सकते हैं इसमें शिक्षा तक क्या कर दी गई है, सरल पहुंच कर दी गई है, या आप कह सकते हैं लर्निंग तक, हिंदी में आप इसे अधिगम भी कह सकते हैं, इजी एक्सेस टू लर्निंग। ठीक है, अधिगम तक सरल पहुंच पहुंचाने में क्या किया है आईसीटी ने, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर कोई बच्चा है उसे आपकी बात नॉर्मली समझ में नहीं आ रही है, आप उसे वीडियो के माध्यम से उसे समझा सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसीजर हो रहा है। बहुत सारी ऐसे फिनोमिनन्स ऐसे होते हैं जिसमें हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है, चाहे बहुत सारे फिजिक्स में ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो आप उनको जनरली दिखा नहीं सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे परपेंडिकुलर, अगर आपको उन्हें दिखाना है तो आप इसको इस तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीसी अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एजुकेशनल क्लासेस फॉर चाइल्डहुड इवैल्यूएशन, एजुकेशनल केयर फॉर चाइल्डहुड इवैल्यूएशन, या अर्ली केयर फॉर चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पता भी होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या है, ईसीसी की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जिसमें अब आपका जो आर्टिकल 45 है उसके तहत डाल दिया गया है। 21A में आपका 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा है। अगला प्रश्न है हमारे पास है, हिंदी में भी देख लीजिएगा इसको, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स इज मेंशन्ड अंडर ऑफ आरटी, मतलब आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अहर्ताएं एवं सेवा शर्तें किस में निर्धारित हैं? धारा 22 में, धारा 23 में, धारा 24 में, या फिर धारा 25 में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल सेक्शन 23। ठीक है, धारा 23 में कहा गया है कि जो शिक्षक हैं उनके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये धारा 23 के अंदर बताया गया है। ठीक है,
और धारा 24 जो होगी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम कहीं ना कहीं। धारा 22 के बारे में बात करें अगर, SDP जो होता है स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, वो किस तरीके से बनाएगा, क्या कार्य उसके अंतर्गत आएंगे, इसके बारे में बात करती है हमारी, ठीक है। 22 हमारा आप कह सकते हैं यहाँ पे SDP के लिए होता है। बात करें अगर यहाँ पे 25 के लिए, तो ये धारा 25 में क्या है कि सरकार जितना रेशियो तय किया है तो टीचर पीपल रेशियो उतना उतना होना चाहिए कुछ कुछ सालों के अंतर्गत, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बात की गई हैं। तो ये रहा आज का सेशन। कैसा लगा आपको आज का ये सेशन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।